तारीख क्या है? 18। करें स्टार्ट। अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट टॉपिक क्या था? बंगाल। अपन ने बंगाल को पढ़ लिया था, देख लिया था कि कैसे वहां शासन परिवर्तित हुए, फिर कैसे अंग्रेजों ने सत्ता जमा ली, कैसे अधिकार ले लिए बंगाल के, राइट। अब थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ते हैं आज, 1857 की क्रांति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं पहले अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटा लें, थोड़े से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में अपन क्रम से चलना चालू कर देंगे और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को वापस से समझ लेंगे, तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे उसका रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा है ना? बाकी तो अपन क्रम से ही चलेंगे। नेक्स्ट जब भी ये टॉपिक खत्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक से फिर क्रम पकड़ लेंगे, राइट। समझ में आ रही है बात? देखो, सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो क्रांति का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। अगर कोई सी भी घटना होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होता है ना। मतलब पानी है तो उसके बनने का कारण है ना। माचिस जलाओगे तो फिर आग लगने का कारण बनेगा। ऐसे हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। तुम धमाले करोगे तो घर में मार खाओगे, तो कारण क्या है मार खाने का? धमाल कर रहे थे। ऐसे 1857 की क्रांति के भी कुछ कारण हैं, हम उसके कारण देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे 1857 की क्रांति में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, क्या क्या हुआ, और फिर अपन देखेंगे कि आखिरी में असफल क्यों रही और इसके परिणाम क्या क्या निकले। सबसे पहले क्या है कारण? अपन जब किसी भी कारणों को बांटते हैं, जब आप किसी भी चीज के कारण लिखेंगे तो नॉर्मली कुछ टॉपिक्स में उसको बांट देते हैं। जैसे एक तो आर्थिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है, किसी चीज का धार्मिक कारण हो सकता है। ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम उसको बांट देते हैं। तो पहले कारण में अपन लिखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। आखिर में क्रांति हो क्यों रही है? क्या कारण है इस क्रांति के कि भारत में बड़े लेवल पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया? कुछ राजनीतिक कारण है, राजनीति से रिलेटेड कारण। एक कारण तो यह है कि जब अंग्रेज भारत में आए तब सत्ता पे किसका अधिकार था? मुगलों का। तो शुरुआत में इन्होंने तो बड़ा सम्मान करा मुगलों को। मैंने बताया था आप लोगों को, गिफ्ट ला के दिए थे, है ना। चश्मे गिफ्ट करे थे, बग्घियां गिफ्ट करी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुगलों को तब तक तो। पर जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ी अंग्रेजों की, इन लोगों ने क्या करा? गिफ्ट देना बंद कर दी। पहले गिफ्ट देना बंद करे। नॉर्मली क्या होता है कि आप कभी राजा की बराबरी में बैठ सकते हो? नहीं। जैसे प्रिंसिपल मैडम है यहाँ पे, तो हम लोग प्रिंसिपल की बराबरी में बैठेंगे क्या कभी जाके? क्या होता है कि वो आगे बैठते हैं टेबल के, हम लोग इस साइड बैठा करते हैं। उनकी चेयर थोड़ी बड़ी भी, खैर गंदी रहती है वो बात अलग है। हाँ, मतलब इतनी सफाई से रखते ज्यादा, इसलिए बैठना पसंद नहीं करते उसको। तो इतनी चीज तो समझ रहे हो ना कि यार कोई जो शासक है उसका ऑरा थोड़ा अलग है बाकियों से। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या चालू करा कि अब हम बराबरी में आके बैठेंगे तुम्हारे, मतलब जितनी ऊंचाई तुम्हारी कुर्सी की रहेगी उतनी हमारी भी रहेगी। फिर धीरे धीरे इन्होंने बोला कि नहीं यार, तुम्हारी ऊंचाई थोड़ी कम करो। राजा को अच्छा लगेगा? राजा अपमान समझता है ना यार, कि इतने सालों से जहां मेरी चल रही थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब अपमान होना चालू हो गया है। फिर गिफ्ट देना बंद कर दिया। पहले ऐसा रहता था कि जब राजा के दरबार में आते हैं तो ऐसे पूरे झुक के उनको प्रणाम करते हैं। इसने बोला कि प्रणाम वणाम नहीं होगा, आगे सीधे बैठेंगे। ये चीज भी अच्छी नहीं लगी राजा को। धीरे धीरे अंग्रेजों ने बोलना चालू कर दिया कि ये जो तुम्हारा लाल किला है जहां पे तुम रहते हो वो छोड़ो, हमको पसंद आ गया है। अब ये चीजें मुगल क्या सहन कर पाएंगे क्या? फिर भी इनने कर लिया, ताकत नहीं थी। पर स्थिति ऐसी आ गई कि जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और उस समय जो शासक था बहादुर शाह जफर,
तो लॉर्ड कैनिंग बहादुर शाह जफर को आके बोलता है कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं बादशाह हूं, पूरे भारत का सम्राट हूं, बादशाह, मुगल बादशाह। तो लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं कि तू तो बादशाह है, तेरा अगला वाला बादशाह नहीं बनेगा, तुम लोगों से बादशाह की उपाधि ले ली जाएगी। मतलब तुम बादशाह हो, आखिरी बादशाह हो, तुम्हारे जो बच्चे वंशज हैं वो बादशाह की उपाधि नहीं ले पाएंगे। ये असहनीय था। तुम घर छुड़वा रहे हो, फिर तुमने हमारे जो टाइटल है, तुमने टाइटल ही छीन लिया। ये चीज मुगल सहन नहीं कर पाए। एक तो क्या है, पहले कारण में क्या लिखोगे कि मुगलों का बड़ा अपमान कर रहे हैं, मुगल बादशाहों का अपमान। अपमान समझ में आ गया? कैसे कर रहे हैं? धीरे धीरे। जैसे तुम लोग, मैं तुम लोगों से प्यार से रहता हूं, दोस्त बन के रहता हूं, तो तुम लोग ज्यादा लाड़ पे आ जाते हो। मैं यहां बैठा हुआ हूं तो तुम यहां बैठ गए, और क्या सर, और लाड़ कर लिया, कंधे पे हाथ डाल लिया कि सर कैसे हो। बस यही अंग्रेज कर रहे हैं, इतना सा समझ लो। आते आते तुम्हें ऐसी स्थिति ले आए कि तुमने बोला कि अब आप खुद को टीचर नहीं बोलोगे, अब से मैं बोलना चालू करूंगा। क्या से टीचर हम लोग हैं। समझ रहे हो? बुरा लगेगा ना, सहन करूंगा क्या? बस वैसे ही कुछ हो रहा है। एक और चीज ये हुई, एक इनाम कमीशन आया। दूसरी चीज क्या हुई? इनाम कमीशन। इनाम कमीशन इस कमीशन में था कि जितने भी सामंत हैं, सामंत क्या होते हैं मैंने बताया। जैसे सपोज मानिए कि मैंने एक जगह जीत ली है, सपोज कि एक जगह जीती, मंदसौर जीत लिया, क्या मंदसौर पूरे क्षेत्र में मैं शासन कर पाऊंगा? नहीं है ना पॉसिबल। बड़ा क्षेत्र है, फिर उस टाइम इतने आवागमन के साधन भी नहीं होते थे कि कार लेके और इधर से इधर आ गए, नहीं होता था, घोड़ों से घूमना पड़ता था। तो इतने बड़े क्षेत्र पे कैसे शासन करो? तो क्या करते थे कि जैसे दलोदा है, तो दलोदा में जो मेरे सबसे ज्यादा करीबी व्यक्ति होगा, मैं उसको यहाँ का क्या बना दूंगा? सामंत। अब जितना दलोदा का क्षेत्र है, आसपास के जो गांव है, वहां पे वो सामंत बन के रहेगा, वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा और कुछ खुद रखेगा, कुछ मेरे को लाके देगा। अब इसने और क्या करा कि अच्छा सामंत भी हर गांव में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके गांव में जो इसके परिचित लोग हैं उसको क्या करेगा? उनको बोल देगा कि इस गांव का टैक्स तू देना, इस गांव का टैक्स तू देना। बोलते हैं गांव में पटेल होते थे, ठाकुर होते थे, उनका ये तो काम था, गांव से टैक्स लिया करते थे और फिर किसको देते थे? सामंत को। सामंत किसको देते थे? राजा को। इनाम कमीशन ने बोला कि ये सामंती व्यवस्था खत्म कर देंगे। क्या बोला? सामंती व्यवस्था खत्म कर देंगे। सामंतों के दिमाग खराब हो गए, मतलब मछली तड़पने लग जाती है ना, सामंतों की हालत ऐसी हो गई, क्योंकि सामंतों के पास में और कुछ था ही नहीं। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे वो। मतलब उनका जीवन कैसा था? किसान मेहनत करते, वो किसानों को इतना दे देते, जैसे किसानों ने मानिए कि 1000 कुंटल गेहूं निकाल दिए उस गांव से, तो वो लोग किसानों में सिर्फ इतना देते थे कि उसका काम चल जाए, मतलब खा ले और जिंदा रहे। बाकी वो सब खुद रखते थे, विदेशों से अच्छा अच्छा सामान मंगाते थे, खूब ऐश की जिंदगी थी सामंतों की। एकदम से जैसे उनके सुनने में आएगा कि हमारी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, सहन कर पाएंगे क्या? वो नहीं कर पाएंगे। मतलब यार, अच्छे घर में रह रहे हैं, वो घर छीना जाएगा, पैसा आएगा नहीं, कैसे चलेगा? तो सामंत भी इस बार विद्रोह में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि इनाम कमीशन आ गया है, और इनाम कमीशन क्या है? उनसे छीनने वाला है सामंतवादी व्यवस्था। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? राजा से उसके अधिकार छीन लिए, जो सामंत है उनसे अधिकार छीन रहे। कौन छीन रहे हैं? मैं छीन रहा हूं क्या? कौन छीन रहे हैं? कौन छीन रहे हैं? अंग्रेज। अपने को नहीं पता? बोलो बेटा, मुंह से बोलोगे तो समझ में आएगा, है ना? वो आराम से पेन कर रही है। बोलने से क्या टंग पे आता है, टंग पे आने से क्या होता है? चीजें याद रहती। और क्या क्या है? तो अंग्रेजों ने सहायक संधि करी है। सहायक संधि। अंग्रेज लोग क्या करते थे
कि जब वो किसी राज्य को हरा देते थे, अपन जब अच्छे से पढ़ेंगे सहायक संधि के बारे में तब और अच्छे से समझाऊंगा। कुल मिला के अभी बस इतना जान लो कि सहायक संधि में ऐसा होता था कि अगर मैंने आप लोगों को हरा दिया युद्ध में, मतलब अंग्रेजों ने अगर किसी को हरा दिया युद्ध में, तो वो लोग क्या करते थे, उससे संधि कर लेते थे। और संधि में कुछ व्यवस्था होती थी। व्यवस्थाएं कैसी होती थी? जैसे मानो भरत का राज्य है, मैं अंग्रेज हूं, भरत एक भारतीय शासक है। लग रहा है भारतीय शासक? नहीं लग रहा है? भरत है नाम, मेरा नाम कैनिंग है। अब मैंने इसको हरा दिया, अब मैं इससे संधि कर रहा हूं, तो मैं संधि में क्या क्या करूंगा कि तू दलोदा का शासक है। अब दलोदा में क्या होगा कि तेरी सेना में आधी कर दूंगा, आधी या उससे भी कम, ताकि तू मेरे से वापस लड़ नहीं पाए। फिर मैं अपनी एक सेना भी तेरे राज्य में रखूंगा कि कब तू धमाल कर ले। फिर तेरा जहां किला है, जहां से काम चलाता है, वहां पे एक रेजिडेंट रखूंगा, मतलब एक अधिकारी रखूंगा जो लगातार तेरे को परेशान करता रहेगा। लगातार उसका काम ही यही है कि तेरे पे निगरानी रखना, हर उस काम को रोकना जो अंग्रेजों के खिलाफ। इसने जरा सा सोच लिया कि यार यहां से एक नहर निकाल दूं, वो रेजिडेंट बोलेगा क्यों निकाल रहे हो यार, रहने दो। रेजिडेंट लगातार पैसे भी मंगवाता है इससे। अच्छा, जो सेना रहेगी इसके राज्य में अंग्रेजों की, वो सेना का खर्चा भी ये उठाएगा। सेना मेरी, खर्चा ये उठा रहा है, क्योंकि हार गया ना मेरे से युद्ध में, अंग्रेजों से हारा है, इसलिए इसको सहायक संधि करनी पड़ी। सहायक संधि में नियम यही है कि रेजिडेंट रखना है, सेना कम करनी है, जो अंग्रेज सेना रहेगी उसका खर्चा उठाना है, और भी बहुत सारे नियम थे। बस एक फायदा इसको इतना सा था कि अगर इस पे कोई हमला करेगा तो किस पे हमला माना जाएगा? मुझ पे। तो इसलिए बहुत सारे राज्य कर भी लेते थे। कंपटीशन की एग्जाम में सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्रम बता दो, क्रम क्या रहा सहायक संधि करने वाले राज्यों का, या पहला कौन सा राज्य था जिसने सहायक संधि करी। तो मैं आपको क्रम लिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्वेश्चंस आते हैं। सहायक संधि करने वाले में पहला राज्य हैदराबाद है। कौन सा राज्य? हैदराबाद। हैदराबाद है, उसका में शायद मैसूर होना चाहिए। मैसूर, तंजौर, फिर है मैसूर, फिर है तंजौर, फिर है पेशवा। पेशवा पता चल गया ना कौन है? पेशवा मराठे बाजीराव पेशवा। फिर पेशवा के बाद भोसले हैं। भोसले पहचान गए, शिवाजी महाराज वाले। फिर शायद सिंधिया होना चाहिए। फिर क्या है? फिर सिंधिया है, फिर होलकर है। ये दिख रहा है ना? फिर होलकर, हाँ, होलकर रानी कौन थी? अहिल्याबाई। और सिंधिया में कौन है? तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना अभी ग्वालियर वाले, वो उनके परिवार के। और है जयपुर, जोधपुर और मछेड़ी। ना लिखते? 8th है जयपुर, 9th है जोधपुर और 10th है मछेड़ी। ठीक है, ये राज्य है, ये क्रम है, क्रम। ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे ये दे दिया, हैदराबाद, पेशवा, भोसले और जोधपुर। अब इसको उल्टे सीधे करके दे देंगे, बोल देंगे कि इनका क्रम क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि इनका क्रम क्या है। राइट? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगली है हड़प नीति। किसकी हड़प नीति है? तेज बोलो, किसकी? अंग्रेजों में किसकी? वाह यार, याद है, मतलब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति, इस नीति में क्या था कि देखो अंग्रेज बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने सहायक संधि कर ली। भारत से मैंने सहायक संधि कर रखी है, भारत पे मैं आक्रमण नहीं कर सकता हूं,
पर भरत का राज्य मेरे को चाहिए, मेरे को कब्जा करना है, मेरे को पता है वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसको मैं ले सकता हूं। बार बार भरत से क्यों पैसे मांगू? भरत भी कितना पैसा देगा? मेरे को तो पूरा राज्य ही चाहिए ताकि मैं उस पर खेती करवा सकूं, जितना कृषि से पैसा आए वो सब ले सकूं, उस भूमि पे कब्जा कर सकूं, अपना सामान बेच सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कुछ बहाने ढूंढूंगा ना यार। आप लोग भी जब झगड़ा करते होगे किसी आपके दोस्त से या घर वालों से, या माँ बाप को कभी गुस्सा उतारना रहता है तो बहाने ढूंढते हैं ना। बच्चों को गुस्सा उतारना रहता है, वो बहाने ढूंढते, बड़े बहन भाई बहाने ढूंढते छोटे को मारने के। होता है ऐसा, बहाने चाहिए होते हैं। बिना बहाने के आप बताओगे क्या दुनिया को कि क्यों मारा? तो अंग्रेज लोग जो बहाने ढूंढते थे, बस यही हड़प नीति। जैसे भरत है, भरत के राज्य पे कब्जा करना है मेरे को, तो मैं बता दूंगा कि भरत प्रशासन ढंग से नहीं कर पा रहा है। एक तो मैं इससे सारा पैसा ले रहा हूं, बेचारे के पास पैसा बचता नहीं है। फिर मैं इससे बोल रहा हूं कि यार तेरे यहाँ नालियां बहुत गंदी है दलोदा में, अब मेरे को ही संभालना पड़ेगा, तू संभाल नहीं पा रहा है। तेरे यहाँ चोरियां बहुत हो रही है। भरत बोल रहा है कि यार पैसे दे तो पुलिस को पैसा दे पाऊं मैं। मैंने कहा नहीं यार, गलती तेरी है। ऐसे क्या करा इन्होंने? प्रशासन का बहाना देके किस पे कब्जा कर लिया? अवध पे। जब इसके अंदर और एग्जाम्पल्स लिखोगे, जैसे ABCD हड़प नीति में एक एग्जाम्पल ये करके लिख सकते हो। हड़प नीति में एक क्या करा इन लोगों ने? तो प्रशासन का बहाना देके कैसे कब्जा करा? तो कहां पे कब्जा कर लिया? अवध पे कब्जा कर लिया। और अवध को क्या बोला कि तुम प्रशासन संभाल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा हत्या पत्ते ही नहीं है, तुमसे प्रशासन ही नहीं संभल रहा है, तुम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तुम पुलिस व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हारे यहाँ जो सड़कें हैं उसकी व्यवस्था सही नहीं है, नालियों की व्यवस्था सही नहीं है। तो ये हाथ जोड़ के बोल रहा है कि नहीं, कैसे करूं, पैसा तो देते ही नहीं है, सारा तो आप ले रहे हो। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपका राज्य सौंप दो, दलोदास से मेरा है। सौंप रहा है ना? ऐसा नहीं, वहां विद्रोह हुआ था और जो शासक की रानी थी, अपन पढ़ेंगे, उन्होंने बड़ा विद्रोह करा था, खूब कोशिश करी थी, पर वो कामयाब नहीं रही थी। एक तरीका तो प्रशासन हो गया, फिर धोखे से भी, धोखा देके। धोखा कहां दिया था? तो सिंध में। सिंध में कैसे धोखा दिया? कि सिंध में कोई राजा नहीं था। क्या हो गया नानी? सिंध में कोई राजा नहीं था, सिंध में कुछ अमीर लोगों का शासन था। उन अमीरों से पहले इन लोगों ने समझौता करा कि हम लोग क्या आपके यहाँ पे ऐसे ही व्यापार करा करेंगे और व्यापार की सुरक्षा के लिए सेना रखेंगे, जैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ में करा है। देखा आप लोगों ने, उसने चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, तो उसने क्या बोला कि हम इन सामानों की, हम जो जगह बना रहे हैं उन सब जगहों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं। कहां? पाकिस्तान में, चाइना के लोग। और वो तो बहाना होता है। असलियत में क्या है कि उनको वहां कब्जे चाहिए, कि जहां जरूरत पड़े भारत पे आक्रमण करने की या अपना वर्चस्व स्थापित करने की, तो अपनी सेना पहले स्थायी रूप से रहे वहां पे। ऐसे अंग्रेजों ने भी करा। सिंध में व्यापार की रक्षा के बहाने क्या करा? सेना भेजी और उस सेना को आखिरी में युद्ध के लिए भेज दिया अमीरों के साथ में। बिल्कुल धोखा दिया। एक बहुत अच्छा हिस्टोरियन है अंग्रेज जी, दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी साथ में। अंग्रेज उस समय अफगानिस्तान में भी जा रहे थे और सिंध में भी जा रहे थे। अफगानिस्तान में गई तो इनको बहुत बुरी मार पड़ी, इतनी बुरी मार पड़ी कि लगभग 14-15 हजार अंग्रेज थे। अफगानियों ने एकदम हमला करा और ये बस 20-30 बच के आ पाए, बाकी सबको मार दिया अफगानियों ने। उसके बदले में क्या करा इन लोगों ने? सिंध पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो एक अच्छा अंग्रेज इतिहासकार है, उसने बोला कि अंग्रेजों की हालत वैसी है जैसे एक आदमी बाहर मार खा के आता है और फिर उसका गुस्सा अपनी औरत पे उतारता है। होता है ना ऐसा? मतलब दुनिया भर का गुस्सा कहां उतारेगा आदमी? आके अपनी औरत पे। बाहर कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही अंग्रेजों ने अफगानिस्तान का गुस्सा कहां उतारा? सिंध पे। कब्जा कर लिया सिंध पे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब भरत का एग्जाम्पल नहीं लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि भरत को अच्छा नहीं लगेगा। हैं? बना लूं? ले लूं तेरा ही?
नहीं, राजनीति का एग्जाम्पल ले नहीं सकते ना, वो बच्चों की बात होगी इसलिए। और हड़प नीति में क्या बहाने बनाए? तो उन लोगों ने बोला कि यार आज से ऐसा होगा कि जिसके बच्चे नहीं हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो राज्य हमारा। तो राजा ने बोला कि बच्चे नहीं है तो क्या होता है, हम गोद ले लेंगे। गोद तो ले सकते हैं ना, भाई का गोद ले सकते हैं, बहन का बच्चा गोद ले सकते हैं, खून ही तो है परिवार का। अंग्रेज ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर हमको ही बच्चा मान लो, ऐसा समझ लो। या तो तुम शासन करोगे या तुम्हारा सगी औलाद शासन करेगी, अदरवाइज कोई और शासन नहीं कर सकता। गोद प्रथा खत्म कर दी। मतलब भारतीय शासकों में बड़े लेवल पे शुरू से होता आया है। अगर किसी के बच्चे नहीं होते थे क्या कर लेते थे, गोद ले लेते थे, गोद लिए वो बच्चे को शासक बना देते थे। पर अंग्रेजों ने व्यवस्था खत्म कर दी और इसी के बहाने कई सारे राज्यों पे कब्जा कर लिया। अभी तू शासक नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? यहां पे एक और एग्जांपल गोद व्यवस्था लिख सकते हो, है ना, कारणों में। राजनीतिक कारण समझ में आए? दत्तक पुत्र भी ले सकते हैं। दत्तक पुत्र मतलब समझते ना, वही। वो पदवियां छीन ली, पदवियां मैंने बता ही दिया कैसे छीनी है। तो राजनीतिक कारण समझ में आए? अच्छे समझ में आ गए? आगे बढ़े। आर्थिक कारण देखिए बेटा, सेकेंड टॉपिक लिखना आप, आर्थिक कारण। राजनीतिक में इतने लिख दोगे, कुछ भी तो नहीं है। एक इनाम कमीशन है, एक मुगल बादशाह का अपमान है, एक सहायक संधि है, और एक और क्या था, हड़प नीति है। बस उसमें अपने को मन से लिखना है। मन से तो क्या मतलब, असली की चीजें हैं। अब आर्थिक कारण, अंग्रेज यहां पे आए हैं, उन्होंने जमीनों पे कब्जा करा, तो उन्होंने अपनी भू राजस्व व्यवस्था चलाई। इसमें पहला कारण क्या लिखोगे, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, इन्होंने 3 व्यवस्थाएं चलाई थी, एक रैयतवाड़ी, एक महलवाड़ी और एक स्थायी व्यवस्था। राइट? अपन इनको भी पढ़ेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, और अगर आप कंटिन्यू रहे तो आप एक एक चीज को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अपने को इनकी भू राजस्व व्यवस्था पढ़नी है। समझ में आ रहा है? इन लोगों की भू राजस्व व्यवस्था में इन लोगों ने क्या करा कि नॉर्मली भारत में जितने भी शासक रहे पुराने से लेके अभी तक, ज्यादा से ज्यादा 16% तक टैक्स रखते थे। 16% है 1/16वां भाग, मतलब 16वें भाग तक का टैक्स रखते थे, उससे ज्यादा का टैक्स नहीं रखते थे। मतलब शायद 10 से भी कम परसेंट हो रहा है अगर 16वां भाग देखोगे तो। लगभग 5-6% के करीब हो रहा है टैक्स, 16वां भाग। मतलब अगर 100 बोरी आई है आपके पास में अनाज की, तो उसका 16वां भाग दोगे मेरे को। उसको 16 पार्ट्स में बांटोगे और एक भाग मेरा, बाकी 16 आपके। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे ही अंग्रेज आए तो उन्होंने टैक्स ऐसे लगाना चालू करे कि कभी 40% टैक्स, कभी 50, कभी 80% तक टैक्स। मतलब सोचो आप सब किसान हो, अगर आपके 10 कुंटल तो गेहूं निकाल लेते हो कि नहीं निकल पाते हैं? कम हो जाते हैं। अगर मैं 10 कुंटल गेहूं में से 8 कुंटल गेहूं रख लूं, मैं बहुत खुश हूं। काम है, गेट लगाओ। तो क्या होगा? आप लोगों की आवाज अंदर आ रही है ना बेटा, उधर जाके बात करो, है ना। 12 बजे का टाइम दे रखा ना, अभी है ना टाइम। समझ में आ रही है भू राजस्व व्यवस्था? अगर मैं तुमसे 80% ले लूं, मतलब समझ रहे हो ना, तुमने 10 कुंटल उगाया, 8 कुंटल मैंने रख लिए, मेरे चेहरे की हंसी से ही समझ में आ रहा होगा मैं कितना खुश हूं, पर तुम लोग कितने दुखी हो जाओगे। फिर तुम लोग क्या करोगे?
हैं? रोगे? हाँ मेरे को लगा रोगे। अरे यार तुम लोग विद्रोह तो मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं, विद्रोह कर लेना जो तुमको करना हो, पर सबसे पहले क्या करोगे? कर्ज लोगे ताकि और उगा सको। क्योंकि अगर तुम्हारा फसल बर्बाद हो गई तो मेरे को तो पैसे चाहिए। लगान पिक्चर देखिए ना, डबल टैक्स लगेगा, क्या था वो, ऐसे ही कुछ बोलता है ना वो, 3 गुना लगान लगान तो देना पड़ेगा चाहे बारिश हो नहीं हो, वैसी हालत थी। अपनी पिक्चरों में भी ऐसा है कि वो अंग्रेज हिंदी बोलते तो इंग्लिश के जैसे हिंदी बोलते हैं। टैक्स तो देना पड़ेगा कैसे भी। तो अब आप लोग क्या करोगे? कर्जा लोगे, और साहूकार सीधे तो है नहीं, वो आप पे ब्याज लगाते जाएंगे, वो पहले ब्याज पहले ही रखवा लेंगे। ऐसे करके क्या वो क्रम चलता रहेगा, फिर आपके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर भूखमरी आ जाएगी, लोग ऐसे मरेंगे, अकाल पड़ेगा। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो भू राजस्व व्यवस्था से क्या क्या हो रहा है? अकाल भी पड़ रहा है। अकाल के और भी बहुत सारे कारण है। इससे क्या हो रहा है? किसान गरीब हो रहा है। किसान की हालतों में जितना लिख सकते हो उतना लिख देना। किसान एक तो खुद का मालिक नहीं है अपने खेत का, एक चीज। दूसरी चीज, किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा, कितनी मेहनत कर रहा हो। तीसरी चीज, किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स ले रहे हैं। चौथी चीज, किसानों के ऊपर कभी साहूकार बिठा दिया, कभी किसको बिठा दिया, तो कभी इन्होंने सामंत को बिठा दिया, कभी बलूटेदार को बिठा दिया, ऐसे करके लोगों को बिठा रखा है। वो परेशान करते रहते हैं किसानों, उनसे भी किसान परेशान है। किसान अब जब परेशान रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? फिर लिखना, परेशान रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? कर्जा लेंगे। और ज्यादा परेशान हुए तो क्या करेंगे? वाह यार, यही सुनना चाहते, क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। ऐसे काम करेंगे, परिवार सहित मर जाते थे। जो गाय भैंसे 2-3 होती थी उसको कुएं में डाल देते थे। ऐसी हालतें हुई, खाने को कुछ नहीं रहता था। जब खाने को कुछ नहीं रहेगा, आपने पैसे भी छीन लिए तो क्या होगा? भूखमरी आएगी। ऐसी व्यवस्था रही। और देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है। ये क्या कर रहे हैं कि भू राजस्व व्यवस्था में जबरदस्ती कुछ चीजें उगवा रहे हैं। पहले ही तुमको, अच्छा, अगर बहुत सारे ऐसा होता है कि अगर किसी को फंसाना हो किसी चीज में तो उसके सामने थोड़ा सा पैसा रख दो। जैसे मान लो कि मैं तुम लोगों को बोलूं कि तुम्हारे जो खेत हैं वहां पे सोयाबीन वगैरह उगाना छोड़ो और तुम अब उगाओ नील की खेती करो। तो तुम लोग बोलोगे नहीं यार, नील से हमने सुना है कि थोड़ी जमीन खराब हो जाती है। तो बोलूँगा नहीं यार, ये लो 1 लाख रुपए यार, अभी रखो, तुम तो लेके आओ नील, उगाओ। तो तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि चलो कर ही लेते हैं यार, 1 लाख रुपए कहाँ मिलेंगे। नहीं तो तुमने नील की खेती कर ली मेरे कहने पे, अब क्या हुआ? तुम्हारी भूमि बंजर हो गई। अब वो भूमि कुछ उगाने लायक रही ही नहीं, अब परेशान हो गए। ऐसा तक करा इन्होंने, अपने मन मर्जी से चीजें उगवाई। यहां तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट लिखना, औद्योगिकरण। आर्थिक कारण है भी, ये रह गया। विऔद्योगिकरण विऔद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? नए उद्योगों की स्थापना करना। अगर उसके आगे वी लग जाए तो क्या? उसका उल्टा। मतलब इन लोगों ने, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन लोगों ने क्या करा? विऔद्योगिकरण करा। मतलब जो उद्योग थे उनको भी खत्म करना चालू कर दिया। खत्म कैसे करते हैं? मानो तुम सब कारीगर हो और तुम सब क्या करते हो? ऐसी चेयर्स बनाते हो। तुम सब ऐसी चेयर्स बनाते हो, ठीक है, बात आ रही है समझ में? और तुम लोग बनाते हो हाथों से चेयर। लकड़ी लेके आते हो, उसको काटते हो, फिर उसको आकार देते हो, फिर आसपास से जोड़ते हो, घिसते हो, वगैरह वगैरह। तुम सब मिलके, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी। तुमको एक टेबल बनाने में लगभग सप्ताह भर लग जाता है। मेरे पास में मशीन है, मैं वही टेबल 10 मिनट में बना के रख देता हूं मशीनों से। किसकी चीज ज्यादा सस्ती रहेगी? मेरी या आपकी? मशीन की चीज ज्यादा सस्ती रहती है कि हाथों की? पक्का?
सही बात है, मशीन की। मशीन तो फटाक से बना के दे देती है, हाथों में तो तुमको सप्ताह भर लग रहा है ना। अब बताओ तुम्हारी चीज और मेरी चीज टिक पाएगी? किसकी चीज टिकेगी? एक तो सस्ती है प्लस एक जैसी है। एक तुम घर पे केक बनाते होगे, केक बनाया कभी घर पे? एक तुमने घर पे केक बनाया, क्या हर बार बिल्कुल एक जैसा स्वाद हो सकता है? थोड़ा सा अंतर आता है सब्जी में, हर चीज में। पर तुमने पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा, यहां खाओ चाहे भोपाल में खा लो, इंदौर में खा लो, स्वाद में अंतर रहता है क्या? क्योंकि एक जगह प्रोडक्शन होता है। तो लोग किस चीज को प्रिफेयर करते हैं? जिसका एक जैसा स्वाद हो, एक जैसी चीज हो। तो जब अंग्रेज बड़ी बड़ी उद्योगों में ऐसे सामान बना के लेके आएंगे तो भारतीय उद्योगों का क्या होगा? खत्म होते जाएंगे। बेचारे घर में बैठ के बनाते थे, उनका उद्योग खत्म हो गया। अंग्रेज जो कपड़े हैं वो क्या बना रहे हैं? मिलों में बना रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिस सामने है ना, वो भारतीय लोग हाथों से सिल रहे हैं। तो उनके सस्ते हैं। आप लोगों ने राखियां देखी हुई कि अभी कहाँ की थी राखियां? वो सारी चाइना की राखियां पहनी, अपनी बहनों ने चाइना की राखियां बांधी है। अच्छी चीज नहीं होती है कायदे से। फिर क्योंकि उन्होंने पार्ट दिया, उन्होंने अपने यहाँ हाथों से ऐसे ऐसे डोरे में बांध रहे थे, और वहां मशीन है, उन्होंने ऐसे कैसे निकाल के दे दिया पूरा। वहां सस्ता था, यहाँ महंगा है। जब दिवाली आएगी तो आप लोग देखोगे सीरीज लगाते हैं घर पे, एक जैसी सीरीज रहेगी इंडिया और चाइना की। चाइना की सीरीज आपको 80-90 रुपए में मिलेगी और इंडिया की 200 रुपए में। और दोनों में अंतर भी है, ध्यान रखना। चाइना की सीरीज एक बार खराब होने के बाद में फिर सही नहीं होती है, इंडिया की हो जाती है। पर अंतर समझो, कहाँ 100 और कहाँ 200। एक आम आदमी कौन सी खरीदेगा? 100 वाली। यहां पे भी वही हो रहा है। अंग्रेज बड़े लेवल पे पाट रहे हैं सामानों से, और सामानों में भी क्या करते हैं? वो प्राथमिक उत्पाद मतलब समझते हो? जो प्रकृति से उगता हो। जैसे खेती करी तुम लोगों ने क्या उगाए? तुम सबने मिलकर आलू उगाए। आलू की क्या कीमत है अभी? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तुम 20 रुपए किलो आलू बेच रहे हो मेरे को, मैंने उसकी चिप्स बना दी, उसको पैकेट में डाला, और मैं कुछ ग्राम बेच रहा हूं 20 रुपए के, सिर्फ कुछ ग्राम। 100 ग्राम में नहीं, 20 ग्राम, 30 ग्राम, राइट? इस हिसाब से मेरे अगर किलो के हिसाब से देखोगे तो वो शायद 300-400 रुपए किलो में जा रही है मेरी चिप्स। सामान एक ही था, प्रोडक्ट एक ही था, बस अब क्या हुआ? वो बदल गया। आपका प्राथमिक प्रोडक्ट है और मेरा आगे का प्रोडक्ट है। ऐसा ही अंग्रेज कर रहे हैं। यहां से सामान लेके जा रहे हैं, अपने देश में सामान लेके गए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करा और वापस भारत में लाके डाल दिया। उसका नुकसान हुआ अपने को। क्या होगा? उद्योग खत्म हो जाएंगे। जो लकड़हारे थे, जो वो लकड़ी का काम करते थे, सुनारों का काम खत्म हो गया, लोहारों का काम खत्म हो गया, चर्मकारों का काम खत्म हो गया, क्योंकि सब अंग्रेज ला के दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ? अभी औद्योगिकरण हुआ। समझ में आया? उद्योग खत्म हुए। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? सीसीएम पता चलेगा, है ना? फिर अंग्रेज क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कि तुम लोगों का सामान यहां से लेके जा रहे हैं, प्राथमिक उत्पादन आलू लेके जा रहे हैं। तो आलू कैसे लेके जा रहे हैं? उन्होंने रेलवे सिस्टम बना दिया। रेलवे बनाई ही इसलिए थी कि सामानों को भर भर के विदेश में लेके जा सके, सेनाओं को भेज सके। इसके लिए क्या बनाई थी? रेलवे सिस्टम भी लिख सकते हो कि रेलवे। इन सबसे क्या हुआ? अकाल पड़ा, भूखमरी आई। अकाल भूखमरी इधर भी आएगी, उधर भी आएगी। आप लोगों का रोजगार छीन लिया मैंने। तुम सब टेबल बनाते थे, अब टेबलें मेरी खरीद रहे हैं लोग। तो तुम लोग क्या कर पा रहे हो? तुम्हारी खेती भी नहीं है, अब क्या करोगे? समझ गए? एक ही उपाय बचा है तुम लोग पास। बेचारे वो लोग भी करते थे, पहले कर्ज ले लेते थे, फिर कर्ज नहीं चुका पाते थे तो भ्रष्टाचार भी बहुत था। सब चीजें अंग्रेजों के हाथ में थी, तो खूब भ्रष्टाचार करते थे। अंग्रेज खुद के लोगों को सहूलियत देते थे, बाकी लोगों के साथ में इतना अच्छा बिहेव नहीं करते थे। अब कुछ सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण भी देख लो। सामाजिक कारण का एग्जाम्पल बताता हूं तो समझ में आएगी चीजें। तुम भाई बहन लड़ते हो आपस में, लगभग सभी लड़ते हो, मारपीट करते हो।
कौन ऐसा है जो अपने भाई बहनों से मारपीट नहीं करता तुम में से? कोई नहीं है। सभी करते हो ना, लड़ाई झगड़े अच्छे से, मारो कूट, माँ परेशान हो जाती है फिर वो दोनों को आके मारती है, होता है, हम भी करते हैं। मतलब मेरी बड़ी बहन बड़ी है, वो भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी छोटी बहन भी जॉब कर रही है। तो मेरी माँ बड़ी चिल्लाती है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, एक की शादी हो गई, दो की उम्र है शादी की, नौकरियां कर रहे हो तुम लोग, ऐसे जानवरों जैसे लड़ते हो। खूब चिल्लाती है मेरी माँ, सबकी चिल्लाती है। अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारे जो साथ वाला है वैसे गलती तुमको ऐसा ही लगता होगा कि हमेशा भाई की है या तुमसे जो भी लड़ रहा है उसकी है। पर अगर उसकी गलती भी है और अगर कोई बाहर वाला आदमी आके उसको थप्पड़ मार देगा, तुमसे उसका झगड़ा हो रहा है, किसी बाहर वाले आदमी को अखरी और उसने आके उसके थप्पड़ मार दिया, तुम लोग सहन करोगे क्या? तुम भले कोई कितना भी मार लो, मतलब आपस में कितना भी मारपीट कर लो, कि कोई बाहरी आदमी का हस्तक्षेप सहन कर पाओगे? ऐसा ही भारत के लोगों के साथ में भी था। अपन लोग सती प्रथा करते थे, लड़की को जिंदा जला देते थे पति मरने के बाद में। अपने यहाँ विधवा पुनः विवाह नहीं था, मतलब एक छोटी छोरी है, उसके छोटे छोरे शादी करवा दी। अब वो छोटा छोरा बीच में अगर मर गया तो छोटी छोरी जिंदगी भर के लिए क्या हो गई? विधवा हो गई। या एक छोटी सी छोरी की बूढ़े से शादी करवा दी, जिसकी एक पैर पहले ही कब्र में है, वो मर गया, अब वो छोटी सी लड़की क्या हो गई? विधवा। अब उसकी जिंदगी भर पूरा जीवन कैसे निकलना है? विधवा के तौर पे निकलना है। अपना विधवा पुनः विवाह नहीं होता था, बाल विवाह करवा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा रहे थे। अपने यहाँ नरबलि भी देते थे। नरबलि मतलब इंसानों की बलि देते थे भगवान के नाम पे या परंपराओं के नाम पे। ये सब चीज अच्छी है, पर बात वही है कि अगर कोई सी चीज बुरी है तो हम सुधार करें। मेरा भाई बुरा हो तो दो चांटे मैं मार लूं, पर कोई बाहरी आदमी मारेगा तो सेन। तो अपने को बुरा इस चीज का नहीं लगा कि अंग्रेजों ने इन चीजों में सुधार करने की कोशिश करी, इस चीज का लगा कि तुम लोगों ने क्यों करी, हम लोग कर लेते। ये वैसे ही था कि बाहरी आदमी ने आके चाटा मारा अपने। बहुत सारी बुराई थी, पर्दे में रखते थे, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा बता दी मैंने। जानते हो सती प्रथा क्या होता है? पति मर जाता है तो उसको, औरत को थोड़ी सी भांग खिला के और ले जाते हैं ताकि थोड़े नशे में रहे तो उसको पता नहीं चले क्या हो रहा है, और ढोल वोल ले जाते थे साथ में, पति की चिता पे लेटा देते थे, बांध देते थे उसको, और अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी रख देते थे। जैसे ही जलना चालू होती थी आग, तकलीफ तो होगी, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत क्या होती है? जलने वाली। तो जैसे ही जलना चालू होते थे, वो जैसे ही तड़पना चालू होती थी, ढोल बजाना चालू कर देते, क्या आवाज नहीं आया लड़की की। अभी व्यवस्था अच्छी है क्या? दुख होता है सोच के कि यार क्या करते होंगे यार। पर बात वही है कि अंग्रेजों ने क्यों खत्म करी? तो अंग्रेज कुछ व्यवस्थाएं खत्म कर रहे हैं, अपन लिख लेंगे उनको। जैसे 1795 में जॉन शोर ने बंगाल में क्या करा है? अधिनियम 21 के तहत शिशु मृत्यु पर बैन लगा दिया। यहां लिखना जॉन शोर। बंगाल में, कहां पे? बंगाल में अधिनियम 6 के तहत क्या करा? शिशु हत्या पे बैन। शिशु हत्या बंद करवा दी। ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं कि शिशु हत्या किसने बंद करवाई थी पहली बार? तो कुछ ने, जॉन शोर ने। अधिनियम कौन सा था ये भी पूछते हैं। अधिनियम किसके तहत? 6 के तहत। अधिनियम 21 से, सॉरी, कौन सा है अधिनियम? 21 के तहत। पहले क्या होता था कि लोग डरते थे कि मेरी लड़की रहेगी तो मेरे को झुकना पड़ेगा लड़के वालों के आगे, तो वो लोग फिर क्या करते थे? लड़कियों के साथ में मार देते थे। मेरे मम्मी बताते हैं कि उनके पापा बताते हैं, मतलब मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को बताया था कि उनके जमाने में ऐसा करते थे कि जैसे लड़की पैदा हो जाती थी ना, जब लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको पलंग के नीचे दबा देते थे, या तो पलंग के नीचे दबा देते थे
या अफीम का दूध पिला देते थे? अभी क्लास चल रही है, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। यहाँ मत खड़े रहो, आप लोग की आवाज आ रही है अंदर, है ना? समझ में आई? शिशु हत्या, शिशु में भी बच्ची की करते थे, छोरे को मार के करेंगे क्या? वो तो वो है ना, खून क्या बोलते हैं, चिराग है, दीपक है ना। मेरी माँ क्या पता क्यों नहीं मानती इस चीज को यार। मैं बोल बोल के थक गया कि मैं कुल का चिराग हूं। मेरी माँ मेरी बहनें हंसती हो। इज्जत ही नहीं करते हैं यार। मतलब रखो यार, मेरे खानदान में इकलौता छोरा हूं मैं, कुछ तो मानना चाहिए उनको, और वो लोग नहीं मानते हैं। वो व्यवस्था उल्टी हो गई है। धीरे धीरे छोरे मारना चालू नहीं करते, अब तुमको डर है। अब 1805 में वेलेजली ने पूरे देश में यही काम करा है ना, वेलेजली 1805, और ये 1795, ठीक है। ये इसने बंगाल में करा था, इसने भारत में करा। इसका अधिनियम कौन सा है? अधिनियम 6, धारा 6 है ना, और ये यही है। तीसरा व्यक्ति है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पूरे भारत में क्या कर रहा है? धारा 29, धारा 17 के तहत, और यह 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा खत्म कर रहा है। सती प्रथा खत्म। नेक्स्ट विलियम बेंटिक के बाद में है लॉर्ड एलनबरो, 1843, धारा 5, लॉर्ड एलनबरो 1843, धारा 5। इसने क्या करा है? दास प्रथा खत्म कर दी। दास रखते हैं ना, दास और नौकर में क्या अंतर रहता है? बहुत सुंदर। नौकर को क्या देते हैं? पैसे देते हैं। दास क्या होता है? दास ही होता है गुलाम। जैसे चाहो वैसे यूज करो गुलाम को, उसको पैसे नहीं देना पड़ता है। वो खुद की मर्जी का मालिक नहीं होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसके ऊपर किसी और का अधिकार होता है। वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता, जैसे तुम लोग नहीं ले पाते हो। तुम लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो। कभी इस चीज पे बात करूंगा, है ना, अच्छे से। नेक्स्ट लिखना लॉर्ड हार्डिंग, लिख लोगे? लॉर्ड हार्डिंग, इसने क्या करा कि इसने 1844 में नरबली प्रथा खत्म कर दी। 1844 में नरबली प्रथा खत्म कर दी लॉर्ड हार्डिंग ने। 1844 में नरबली प्रथा खत्म कर दी, मतलब आदमियों को भी ऐसे बलि चढ़ा देते थे। कई समाज के लोग थे, नाम तो नहीं ले सकते हैं, पर वो लोग क्या करते थे? ऐसे हिंदुओं के बच्चे पकड़ते थे। आपने देखा कान छिदवाते हैं तो मम्मी बोलती कि जिसके छिद्र रहता है उसकी बलि नहीं दे सकते। सुना है ये सब? ऐसा होता था। तो क्या होता था कि एक समाज के लोग थे, वो लोग ऐसे बच्चों को, हिंदू बच्चों को पकड़ के ले जाते थे, और ऐसे बड़ा सा एक परात रहती थी और उसमें चावल रहते थे बने हुए। फिर उसको ऐसे बच्चा खेलता रहता था तो उसको काटते थे धीरे धीरे, तो वो ऐसे खून लगता था तो चावल लाल हो जाते थे, फिर उसको खाते थे। उनको शौक था। ये घटनाएं मेरे पापा बताया करते हैं, और वो बच्चों को ऐसे बुलाते थे बोल बोल दिखा के। अब वो कौन है क्या है थोड़ा आप लोग पता कर लेना। लास्ट है कैनिंग, 1856, लॉर्ड कैनिंग 1856। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती है। लॉर्ड कैनिंग क्या बोल रहे हैं? कि विधवा पुनः विवाह कर सकती है। क्या समाज इस चीज को मानेगा? अंग्रेजों जब ये सब कर रहे हैं, अंग्रेज तो भारतीय लोगों को क्या लगा कि यार ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारी परंपराएं खराब कर रहे हैं। औरत दूसरे के साथ शादी कैसे कर लेगी, जबकि 7 जन्मों का रिश्ता है ना। सही बात है ना? कैसे कर ले यार? हाँ,
भले पति बूढ़ा है तो क्या हुआ, मर गया तो मर गया, वो बच्ची है तो क्या करें, तो प्रधानमंत्री बन जाए बेटा। कितना खुश हो रहे हैं, सही बात है ना। ठीक है। और फिर अच्छा, तुम विधवाओं को ऐसा मत समझो कि विधवा का मतलब बस यूं कि शादी नहीं कर सकती। उसको किसी कार्यक्रम में नहीं लेके जाते थे, उसका मुंह तक नहीं देखते थे बेटा, उससे शादीशुदा महिलाएं बातें नहीं करती थी, वो कभी सज भी नहीं रख सकती थी, जैसे व्हाइट कलर के कपड़े में रहती थी वो, हमेशा मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं, बाहर नहीं निकल सकती थी। कई विधवाओं का तो मुंडन कर देते थे ताकि सुंदर नहीं दिखे, कभी कोई आदमी देख ले तो। बहुत व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्थाएं कौन, अंग्रेज खत्म कर रहे हो। भारतीय गुस्सा था कि ऐसे कैसे, हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तुम विधवा पुनः विवाह करवा रहे हो यार। बात आई समझ में। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू। वो दोनों के मैं बता दूंगा बाद में।